हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सभी चैप्टर से अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं समाजशास्त्र के, जो 2030 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देर न करिए करते हुए चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है कि एटक क्या है। एटक क्या है? तो बच्चों, एटक का अर्थ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी AIETC। सन 1920 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। एटक बृहत यानी बड़ा आधारों और विभिन्न विचारधाराओं वाला संगठन था। साम्यवादी यानी समाजवादी साम्यवादी लोग इसकी मुख्य विचारधारा वाले समूह थे। जिनकी अगुवाई SA डांगे और AM N राय ने की। नरम दल की अगुवाई M जोशी और BB ग्रीन ने की थी, तथा राष्ट्रवादियों में लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे। एटक की स्थापना ने औपनिवेशिक सरकार को मजदूरों के प्रति व्यवहार में अधिक सतर्क कर दिया। इसने मजदूरों को कुछ रियायतें देकर असंतोष सीमित करने का प्रयास किया। औपनिवेशिक मीन्स क्या था बच्चा? जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाए रहता है। जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने इंडिया में शासन कर रहे थे, गुलाम बनाए थे, तो उस काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है, हर बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है। भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए जो पर्यावरण से संबंधित हैं। ठीक है, तो हम लोग उत्तर देखें बच्चों। भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, बिश्नोई आंदोलन, ये भी पर्यावरण संबंधित है। चिपको आंदोलन आप समझते हो, जो वृक्षों को बचाने से संबंधित था, उत्तराखंड में चलाया गया था। अपिक्को आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, ये सब बच्चों भारत में पर्यावरणीय आंदोलन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सामाजिक आंदोलन किसे कि, किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, पूछा गया है परीक्षाओं में। तो उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजाति लोगों के लिए जंगल को उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के आधारों को निश्चित करने के लिए था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि को किस रूप में प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक, हिंसा माने जहाँ लड़ाई झगड़ा, हिंसात्मक गतिविधि का एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। EP थॉम्सन जैसे इतिहासकारों ने दर्शाया कि जनसंकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती, इसके बजाय उनमें भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में, उनमें भी उनकी गतिविधियों के विषय में सही और गलत की साझी समझ होती है। उनके शोध ने दर्शाया कि नागरिक क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास विरोध करने के लिए उपयुक्त कारण होते हैं। वे प्रायः सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि उनके पास वंचन के विरुद्ध अपना गुस्सा और क्षोभ प्रकट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे असंगठित श्रमिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? असंगठित श्रमिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। देखो, श्रम मंत्रालय ने जो श्रमिक मेहनत करते हैं, श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों कर्मकारों को उनके कार्य रोजगार के स्वरूप अति विपदाग्रस्त श्रेणियों और सेवा श्रेणियों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा है। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। नंबर 1, पेशा। छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी उद्योग, लेबलिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में कार्यरत कर्मी, भवन और निर्माण में लगे कार्मिक आदि। नंबर 2, रोजगार का स्वरूप। स्वरोजगार संबंध किसी श्रमिक, मधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, ठेका और नैमित्तिक श्रमिक। अति अधिविपदाग्रस्त श्रेणियाँ, सिर पर मैला ढोने वाले इसके अंतर्गत आते हैं। सिर पर बोझा ढोने वाले, पशु गाड़ियाँ चलाने वाले, माल ढुलाई काम में लगे श्रमिक की अति विपदाग्रस्त श्रेणियों में आते हैं। सेवा श्रेणी बच्चों क्या है? दाइयाँ, घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, रेहड़ी, फर
फल और सब्जियां बेचने वाला एक बार विक्रेता, ये सब क्या है, सेवा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनुबंधित कार्य से आप क्या समझते हैं। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। देखो बच्चों, विभिन्न कंपनियों में कुछ कामगार चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाए। कुछ कंपनियों में बदली कामगार भी होते हैं जो कि छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। उनके बदली कामगार एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, किंतु उन्हें सबके समान स्थायी पद और सुरक्षा नहीं दी जाती। इसे इसे संगठित क्षेत्र में अनुबंधित कार्य कहते हैं। औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, 2023 वेरी इंपॉर्टेंस है। अथवा औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। ताइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1, यह जो है मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह जो है प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगारों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताइए इसको उत्तर देखेंगे बच्चों। भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार बाढ़, आग, ऊपरी सतह के हिस्से के धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। गैसों के उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगारों को सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जैसे जो है क्षय रोग या जो है सिल्कोसिस। खुली खानों में काम करने वाले कामगार तेज धूप और वर्षा में काम करते हैं। वे खान के फटने से या किसी चीज़ के गिरने से लगने वाली चोट का सामना भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, औद्योगिकरण के 2 प्रमुख प्रभाव लिखिए। औद्योगिकरण के 2 प्रमुख प्रभाव लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। औद्योगिकरण के 2 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आर्थिक आधार पर स्तरीकरण। नंबर 2 बच्चों, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रभाव। देखो, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन कार्य बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों व मिलों में किए जाने लगा है। इससे समाज 2 भागों में वर्गीकृत हो गया है, पूंजीगत तथा श्रमिक। कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रभाव। औद्योगिकरण से कुटीर एवं लघु उद्योग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। वे लगभग नष्ट हो गए हैं तथा उनसे संबंधित व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, हलपत किसे कहते हैं। देखो, उत्तरी भारत के कई भागों में आज भी बेगार और मुक्त मजदूरी जैसे पद्धति प्रचलित है। गांव के जमींदार या भूस्वामी के यहाँ निम्न जाति समूह के सदस्य वर्ष में कुछ निश्चित दिनों तक मजदूरी करते हैं। इसी तरह संसाधनों की कमी और भूस्वामियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहायता लेने के लिए बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियों से उनके यहाँ बथुआ मजदूर की तरह काम करते रहते हैं। गुजरात में इस व्यवस्था को जो है क्या कहा जाता है, हलपत के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक में इसे जीता कहते हैं। हालांकि कानूनन इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन जो है बच्चों कई क्षेत्रों में यह भी आज भी यह चल रही है। इसी को कहते हैं हलपति। आप लोग समझ गए होंगे हलपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोकतंत्र क्या है। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में बच्चों पूछा जा रहा है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। लोकतंत्र यानी बच्चों लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। हमारे भारत में इस समय क्या है बच्चों, लोकतंत्र। लेकिन पहले क्या था, जनतंत्र था, यानी राजा हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जिसमें जनता सरकार को चुनती है। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की 2 मुख्य श्रेणियां हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णय में स्वयं भाग लेते हैं। लेकिन यह पद्धति केवल वही व्यवहारिक है जहां लोगों की संख्या जो है सीमित हो। उदाहरणार्थ के एक समुदाय दान के लिए एक सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद या फिर किसी श्रमिक संघ की स्थानीय इकाई, जहां सभी सदस्य एक कक्ष में एकत्र होकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सके और सर्वसम्मत या बहुमत से निर्णय ले सके। ऐसे 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 लोकतंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र
कहते हैं? कानून और न्याय में क्या अंतर है? देखो बच्चों, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। कानून और न्याय में क्या अंतर है, अथवा संविधान से क्या अभिप्राय है? देखो, कानून का सार इसकी शक्ति है। कानून इसलिए इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संचरण के माध्यम का प्रयोग होता है। इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। न्याय का सार निष्पक्षता है। कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। ऐसे ऐसे प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं, संविधान कहलाता है। संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हित की ओर प्रभावित करता है, क्या करता है, प्रवाहित करता है और उसे जो है सुसंगत बनाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी राज्य के सिद्धांतों का निर्माण होता है। भारतीय संविधान भारत का मूल मानदंड है। अन्य सभी कानून संविधान द्वारा जो है नियत कार्यप्रणाली के अंतर्गत बनते हैं। वे वे जो है ये कानून संविधान द्वारा जो है निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए एवं लागू किए जाते हैं। कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों से संस्करण द्वारा कानून की व्याख्या होती है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और वही संविधान की सबसे अंतिम व्याख्याता है। यानी न्यायपालिका हमारी क्या है बच्चों, स्वतंत्र है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं, रक्षा करते हैं भारतीय संविधान को। जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तो आइए उसका उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग जनता चुनाव के माध्यम सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का क्या करता है, गठन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अतुल्य के समाजशास्त्र विद्यार्थियों के लिए।